तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मौर्य वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार मगध महाजनपद का उत्कर्ष हुआ तथा मगध में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में विस्तृत रूप से जाना। आज हम अपनी वीडियो को उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए मगध में स्थापित अंतिम राजवंश मौर्य वंश के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद पर आक्रमण करते हैं तथा नंद वंश का अंत कर मौर्य वंश को स्थापित किए। मौर्य वंश में महत्वपूर्ण शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक का नाम आता है। आज हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हम चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश के थे? किस ग्रंथ में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश के थे? तो यह बौद्ध और जैन ग्रंथों में, कहाँ पे? बौद्ध और जैन ग्रंथों में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश के थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, कुलहीन एवं शूद्र कहकर पुकारा? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, कुलहीन एवं शूद्र कहकर पुकारा? तो यह विशाखा दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में, कहाँ पे? विशाखा दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल, कुलहीन एवं शूद्र कहकर पुकारा। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार किस भारतीय शासक को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया? तो किसको किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कि सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस कहकर चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकार ने पुकारा था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसके द्वारा यह बताया गया कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं? सर्वप्रथम किसके द्वारा यह बताया गया कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं? तो यह विलियम जोन्स द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स द्वारा। यानी कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स द्वारा बताया गया कि सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच किस वर्ष युद्ध लड़ा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच किस वर्ष युद्ध लड़ा गया था? तो यह 305 बीसी में। कब? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि होती है जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल 500 हाथियों को सेल्यूकस निकेटर के दरबार में उपहार स्वरूप भेजा तथा इसी संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर द्वारा 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दान स्वरूप भेंट किया गया तथा अपनी पुत्री कर्णिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है? इंडिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो यह मेगास्थनीज द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी तथा यहाँ के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, अर्थात चोरी जैसी कोई समस्या नहीं थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य
अपने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। तो यह किसके अनुसार कहा गया है? तो यह जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार। किसके अनुसार? जस्टिन एवं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को संरक्षण देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को संरक्षण देते हैं? तो वह जैन धर्म को संरक्षण देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के दिगंबर शाखा में विश्वास रखते थे, जिसके संस्थापक भद्रभाव को माना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? तो वे भद्रभाव थे, जो कि दिगंबर संप्रदाय के थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो वह श्रवणबेलगोला में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा हुई। संलेखना मृत्यु के निकट जानकर अपनाए जाने वाली एक जैन प्रथा है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी जाना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो यह राजनीति पर आधारित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से संस्कृत भाषा में उपलब्ध एक ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विश्वास किया है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो वे बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाले के रूप में जाना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार द्वारा किस धर्म को अपनाया गया? बिंदुसार द्वारा किस धर्म को अपनाया गया? तो जैन एवं बौद्ध धर्म को। किसको? जैन एवं बौद्ध धर्म को। बिंदुसार द्वारा जैन एवं बौद्ध धर्म को अपनाया गया। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भ संधियों के बारे में। किसके? दुर्भ संधियों के बारे में। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को जैन साहित्यों में किस नाम से पुकारा जाता है? बिंदुसार को जैन साहित्यों में किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से? सिंहसेन नाम से। किस नाम से? सिंहसेन नाम से। यानी बिंदुसार को जैन साहित्यों में सिंहसेन नाम से पुकारा जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को पूर्णतया दबाने के लिए किसे भेजा? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को पूर्णतया दबाने के लिए किसे भेजा? तो अशोक को भेजा। किसको? अशोक को। यानी बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को पूर्णतया दबाने के लिए अशोक को भेजा। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय सीरिया का राजा कौन था? तो कौन थे? एंटियोकस। कौन थे? एंटियोकस। बिंदुसार के समय सीरिया का राजा एंटियोकस था। कहा जाता है कि बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस के पास एक पत्र भेजा था। उस पत्र में बिंदुसार द्वारा 3 चीज़ों की मांग की गई थी। पहला सूखी अंजीर, दूसरा शराब और तीसरा एक दार्शनिक। एंटियोकस ने सूखी अंजीर और शराब तो भेज दिया था, परंतु दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय मिस्र का शासक कौन था? बिंदुसार के समय मिस्र का शासक कौन था? तो कौन थे?
फिलाडेल्फिस, कौन? फिलाडेल्फिस ने बिंदुसार के पास डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो वे सम्राट अशोक थे। कौन? सम्राट अशोक। कहा जाता है कि अशोक की देखरेख में मौर्य साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंचा और अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक राजा बनने से पहले किस क्षेत्र का राज्यपाल था? अशोक राजा बनने से पहले किस क्षेत्र का राज्यपाल था? तो वह अवंतिका था। कहाँ पे? अवंतिका। यानी कि अशोक राजा बनने से पहले अवंत क्षेत्र के राज्यपाल थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक को पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक वर्धन नाम से। किस नाम से? अशोक वर्धन नाम से। यानी कि अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन नाम से संबोधित किया गया है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? अशोक का नाम अशोक किस अभिलेखों से प्राप्त हुआ है? तो वह मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से। किस नाम से? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सम्राट को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय सम्राट को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह अशोक को। किसको? सम्राट अशोक को। यानी कि देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद अपनी धार्मिक नीति में परिवर्तन लाए, अर्थात धम्म की नीति अपनाने की घोषणा की? तो वह कलिंग युद्ध। किसमें? कलिंग युद्ध में। प्राचीन कलिंग उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक विस्तृत था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है? अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है? तो वह 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाती है? तो फ्रेंड्स, उपगुप्त से। फ्रेंड्स, यहाँ उपमुक्त लिखा है, ये गलत है, उपगुप्त से। यानी कि अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष आयोजित किया गया? अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष आयोजित किया गया? तो वह 268 ईसा पूर्व। कहा जाता है कि अशोक ने राजगद्दी ग्रहण करने के 4 वर्ष बाद अर्थात 268 ईसा पूर्व में ही अपना राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि इन 4 वर्षों तक उसने राजगद्दी को प्राप्त करने हेतु गृह युद्ध में लगा रहा तथा अपने 99 भाइयों का वध कर 268 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया? तो 8वें वर्ष बाद। कौन से वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद? 8वें वर्ष बाद। यानी कि 8वें वर्ष बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि उसे देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि उसे देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? तो वह कलिंग युद्ध है। कौन सी युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया था और कलिंग युद्ध के बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की पत्नी जिनका नाम
प्रयाग प्रशस्त से प्राप्त होता है। अशोक की पत्नी जिनका नाम प्रयाग प्रशस्त से प्राप्त होता है तो क्या था? कारुवाकी। अशोक की पत्नी जिनका नाम प्रयाग प्रशस्त से प्राप्त होता है उनका नाम कारुवाकी था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे पहले किसके शासनकाल में बनवाया गया था? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे पहले किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक के शासनकाल में। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जो पाटलिपुत्र में है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में एक शिव मंदिर की जीर्णोद्धार किया? किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में एक शिव मंदिर की जीर्णोद्धार किया? तो यह कल्हड़ की राजतरंगिणी में। किसमें? कल्हड़ की राजतरंगिणी में। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो वह अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अशोक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में 232 ईसा पूर्व में हुई थी। हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह बृहद्रथ थे। कौन? बृहद्रथ। यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।